हाँ जी बच्चों सुनो ध्यान से। नया चैप्टर है हमारे पास में। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। क्या नाम है? क्या होता है ये आप सीखने पहले समझते। ये मिस्टर एक्स थे। ठीक है जी। और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास जाते हैं और मिस्टर वाई को क्या कहते हैं कि सर मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और यहाँ पे मुंबई में आपके पास आया हूं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकता है और मैं चाहता हूं कि अपने प्रोडक्ट को मुंबई में भी लॉन्च कर। तो मिस्टर भाई कहते हैं हाँ हाँ जरूर कीजिए। लेकिन मुझसे क्या चाहते हैं? तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला मैं आपको सामान भेजूंगा, मैं आपको सामान भेजूंगा। तो मिस्टर भाई एकदम से बीच में बोल पड़े, कहते सुनो सर सुनो, मुझे आपके सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जो प्रॉफिट मार्जिन बाकी सामानों को बेच करके कमा रहा हूं मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो मैं आपका सामान क्यों खरीदूं और खरीद करके क्यों बेचूंगा? मिस्टर एक्स कहते हैं आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, एक बार फिर से कानों से मैल निकाल के सुनिए। मैंने कहा मैं आपको सामान बेचूंगा नहीं, भेजूंगा। तो मिस्टर भाई कहते हैं इनमें दोनों में क्या फर्क है? कहते हैं बात दरअसल इतनी है सर, मैं आपको सामान भेजूंगा, आप इस सामान को अपने गोडाउन में ले जाना और फिर गोडाउन से आप इसको बेच देना। ठीक है जी। ओके। तो मिस्टर भाई कहते हैं अच्छा ठीक है। कहते हैं मिस्टर एक्स कहते हैं ओनरशिप सारी मेरी रहेगी, ओनरशिप मेरी ही रहेगी। तो मिस्टर भाई कहते हैं अच्छा और बताइए इसकी। कहते हैं जब मैं आपको गुड्स सेंड करूंगा तो गुड्स को सेंड करने में जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे मेरे, एक्सपेंडिचर बाय मिस्टर एक्स, अभी कुछ लिखना मत, एक्सपेंस साथ में जो करेगा वो मिस्टर एक्स करेगा यहां तक भेजने में। फिर आगे एक्सपेंस बाय मिस्टर वाई होंगे कहां तक पहुंचाने में, गोडाउन तक पहुंचाने में। और फिर गोडाउन से कस्टमर तक पहुंचाने में ये गुड्स थी और ये एक्सपेंस थे बाय मिस्टर वाई। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना ये कौन बियर करेगा? ये मैं बियर करूंगा क्योंकि मैं ही ओनर हूं। तो नंबर वन हम क्या कह सकते हैं? गुड्स आर नॉट सोल्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, गुड्स आर सेंट टू मिस्टर वाई। ये बात सही है? जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है ये बात समझ में आई? गुड सेंड की जा रही है, सेल नहीं की जा रही मिस्टर वाई को। सेल तो कस्टमर को मिस्टर वाई करेंगे। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? जहां भी कोई दिक्कत आए नया चैप्टर है रोक करके पूछने का है। ठीक है, चाहे छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो। हाँ सर बोलिए। दिल्ली से कस्टमर तक पहुंचने के सारे खर्चे मिस्टर एक्स ही उठाएंगे, ऑल एक्सपेंसेस बाय मिस्टर एक्स टिल सेल एंड फर्दर। कोई शक? इसका मतलब फर्दर का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट्स भी किसके हैं? एक्स के ही है क्योंकि ओनरशिप जिसका होता है एक्सपेंस भी वही खर्च करता है। बोलो जी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चले आगे। मिस्टर भाई कहता है बड़े मेहरबान दिख रहे हो यार, क्या बात है मुझसे क्या चाहते हो? हाँ सर
ट्रांसपोर्टेशन में अगर लॉस हो गया तो वो भी है सर, वो भी सब ट्रांसपोर्टेशन का लॉस, गोडाउन का लॉस, सब कुछ ओनरशिप का है। ओनरशिप आपने कभी एमसीडी की पार्किंग में गाड़ी पार्क की होगी तो उस पर्ची के ऊपर एक बात लिखी हुई होती है, वो आपको सिर्फ प्लेस दे रहे होते हैं, आपने उनको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की होती। तो साथ में एक बात उस पर्ची पे लिखी हुई होती है, क्या लिखी हुई होती है? डैमेज एट ओनर्स रिस्क, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज ऑफ योर व्हीकल। तो जिसका ओनरशिप होता है उसी का। आपने वहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की थी, आपने केवल एक पार्किंग प्लेस फॉर द टाइम बीइंग ली थी। उसके बाद में आपकी 500 करोड़ की गाड़ी का सिग्मा वो कैसे ले सकते हैं? 500 करोड़ ज्यादा हो गया है, 5 करोड़ इससे कम भी कहाँ चलोगे, है नहीं? अच्छा अच्छा, चलो वापस आते कहते सर खुद तो आप मेट्रो में आते हो, हमारे को 5 करोड़ की गाड़ी का सपना दिखा रहे हो। चलो देखिए, 5 करोड़ की गाड़ी में बैठो या ना बैठो, 5 करोड़ की सोच होना, 5000 करोड़ की सोच होना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सर मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था जितने भी खर्चे हैं वो कौन एक्स क्लियर करेगा। अब मिस्टर भाई कहते कहते बड़े मेहरबान हो रहे हो, क्या बात है, मुझसे करवाना क्या चाहते हो, मतलब मुझे इसके लिए क्या मिलेगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस तुम क्लियर कर रहे हो। कहते देखो जी ऐसा है, अब एरो को देखना, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या देंगे जी, कैश देंगे फॉर सेल, ठीक है जी, और साथ ही मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को क्या देंगे जी, कमीशन देंगे। और ये कमीशन कई तरह की होती हैं, इन कमीशन को अभी हम सीखेंगे। तो ये एरो दिखाई दे रही है, कहां से कहां जा रहे हैं, ठीक है जी। कमीशन देंगे मिस्टर वाई को, कौन, मिस्टर एक्स, इस काम को करने के लिए, कोई शक? अब ये कमीशन जो है ये हमारे पास में 3 तरीके की होती है। ये जो कमीशन है, ये कमीशन हमारे पास में 3 तरीके की होती है। ये कमीशन सबसे पहली होती है ऑन सेल्स, ठीक है जी, यानी कि कोई परसेंटेज दी होगी, परसेंटेज ऑन सेल्स आपको दे देंगे। जैसे बोल दिया गया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला आप जितनी भी सेल करोगे उसका 10% आपका। तो 5 लाख की सेल की तो 50,000 किसके, वाई के आ गए, ठीक है ना। तो ऑन सेल्स, तो ये होती है हमारी नॉर्मल कमीशन, क्या होती है ये हमारी नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स। अच्छा, दूसरी कमीशन हमारी होती है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन का क्या मतलब है सर, एक्स्ट्रा सेल के लिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सामान भेजा था, बोला 10 रुपए में इसको बेच देना, मिस्टर वाई बहुत सियाने निकले, मिस्टर वाई ने इसको 15 में बेच दिया। अब ये ना कहना मुझसे कि 5 रुपए अगर वो ना बताए अपने पास ही रख ले तो कमीशन से ज्यादा बन जाएगा। मेरे को आप लोगों की सजेशन नहीं चाहिए, हम यहाँ चोरी का चैप्टर पढ़ने नहीं आए, हम यहाँ कायदे कानून नियम से चलने आए हैं। और सुन लो मेरी बात, जो ऐसा सोचता भी है उसको जब हम क्या नाम है इंटर में आएंगे ना, इनवॉइसेस के बारे में जब पता लगेगा जीएसटी के अंदर, तो जो इनवॉइसेस बनते हैं ना, जो कस्टमर इनवॉइस लेता है वो उस वैल्यू का ही लेगा जिस वैल्यू पे उसको सेल की जा रही है। तो डिस्क्लोजर अपने आप हो जाता है, डिस्क्लोजर जो है वो एक्स को अपने आप हो जाता है कि कितने में सामान बिका है। तो ऐसा सोचना भी मत कि ये रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको कमीशन कमाने की क्या जरूरत है इसके ऊपर, ये अपने पास ही रख ले तो काम बन जाएगा इसका, ठीक है। अपनी सोच अपने तक रखो, ठीक है। जनरली बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो मैंने पहले ही तुम्हें टोक दिया, पर हमने तो कुछ सोचा भी नहीं था, ऐसा आप ही आइडियाज दे रहे थे। देखो मेरी बात सुनो, तो अब क्या करेगा जी, एक्सेस सेल कर देगा 10 रुपए का सामान, मतलब उसको क्या बोला गया था कि आप 10 में बेचना, ये सामान 10 रुपए पर यूनिट में बेचना, उसने 15 में बेच दिया, तो एक्सेस सेल किया उसके लिए। और ये प्रमोशन के लिए होता है, ओवरराइडिंग कमीशन इज
फॉर सेल प्रमोशन, तो मैं क्या लिख देता हूं, ऑन एक्स्ट्रा सेल, ऑन एक्स्ट्रा सेल्स। ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं, भाई नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि 5000 यूनिट भेजे हैं तो 5000 ही वो आगे बेचेगा। हाउ इज इट पॉसिबल कि 6000 बेचे थे? बात समझ में आई? सर क्या पता वो सांभर डोसे का काम कर रहा हूँ, वो होते हैं ना खूब सारा मिला मिला करके बीच में एबनॉर्मल गेन बना करके बेच देते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं सर, ऑन एक्स्ट्रा सेल रुपीज में। अब बात समझ में आ गई? अच्छा, एक होता है सर डेल्फरेड कमीशन, डेल्फरेड कमीशन होता है फॉर बेड डेट्स। देखो मैं तुम्हारे को समझाता हूँ, ये बेड डेट्स की कमीशन का क्यों जिक्र हुआ, पहले मैं समझाता हूँ तुम्हें। हुआ ये सारा डायग्राम तुम्हें दिख रहा है। अच्छा जी, हुआ ये कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सामान भेजा और साथ में ये बोला जितने भी लॉसेस होंगे या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बियर करूंगा, मैं बियर करूंगा। मिस्टर वाई का दिल खुल गया, उसने क्या किया, अपने पास में उधार सामान बेच दिया और दिखा दिया कि मेरे तो बेड डेट्स हो गए, जबकि बेड डेट्स हुए थे या नहीं हुए थे वो राम जाने, मिस्टर एक्स को नहीं पता लग पा रहा। तो मिस्टर एक्स ने ना एक बात बोली, यार ये हमेशा के ड्रामे बंद करते, बेड डेट्स, मैं यहाँ पे व्यापार बढ़ाने आया हूँ, ना कि बेड डेट्स करने आया, सामान फ्री में नहीं देने आया मैं लोगों को। तो एक काम करते हैं, हम आपको एक कमीशन देंगे, हम में कौन, मिस्टर एक्स, किसको देंगे, मिस्टर वाई को। किस लिए देंगे, कहते देखो सर आप क्रेडिट पे सेल करो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपके बेड डेट्स होंगे मैं रोकूंगा नहीं, मैं बियर करने को तैयार था, लेकिन जब ये एक एक्सटेंट से ज्यादा चले जाती है ना, तो ये एक कमीशन दे करके आपको खत्म कर देता है। एक्स क्या कहता है मिस्टर वाई को, आप मेरे से बहुत सारे बेड डेट्स बार बार कहते रहते हो, एक साउंड अमाउंट मुझसे ऐसा कमीशन ले लो, और जब डेल्फरेड कमीशन यानी कि फॉर बेड डेट्स ये कमीशन दिया जाएगा किसको, एक्स के द्वारा वाई को, तो अब सारे के सारे बेड डेट्स कौन बियर करेगा जी, वाई करेगा, वाई करेगा। ये बात समझ में आई? सो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, if delta commission is given in the question, then bad debts will borne by y, and if it is not given in question, if delta commission is not given in question, then bad debts will lie on Mr. X, that is the owner. Okay, कोई शक? चले आगे, ओवर एंड अबव द अमाउंट टू बाय करें। हाँ अच्छा जी, ये यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे कुछ और बनाना है, यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी काम काम में, पहले इसको ऐसा बना लो, जल्दी से फटाफट से बना लो। लॉ के टेस्ट के नाम पे भागे हुए बच्चों को आज आघात पहुंचेगा जब पता लगेगा एक नया चैप्टर जो उन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं था वो सिखाया जा रहा है। फिर आगे चलते हैं, हमने ये तीनों कमीशन सीख ली, अब मैं यहाँ से कमीशन को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अच्छा अब ना सर हमारे पास, अब ना सर हमारे पास में कुछ ना एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, इसको भी हटा देता हूँ। देखो नॉर्मल लॉस का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता,
नॉर्मल लॉस का यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम है तुम्हारे को? नॉर्मल लॉस का वैसे तो मेरे को इसके ऊपर भाषण देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर जब आपने बोल दिया ये चैप्टर में नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं करना तो क्यों कहानी सुना रहे हो, लेकिन इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे अगर नहीं करना तो क्यों नहीं करना। सपोज एक 100 यूनिट मैंने कहीं से परचेज किए और मुझे पता है कि 10 यूनिट डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे। अब ऑप्शन 1 तुम बताना मेरे को क्या सही है, क्योंकि तुम्हारे आत्मा वही गवाही देगी, वही आंसर देगी जो आंसर सही है। मैं दिखाता हूं तुम्हारे को कैसे, तुम हमेशा गलत नहीं होते। तो 10% जो सामान था वो मुझे पता ही था कि हमेशा ही डिस्ट्रॉय हो ही जाता है ना, तो वो 10% हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, मैं उस 10% सामान का दुख मनाता रहूं या 90% सामान को इस दाम पे बेच दूं जिससे कि वो 10% भी रिकवर हो जाए। कौन सा वाला बिजनेसमैन बढ़िया? सेकंड वाला बढ़िया। देखो सारे के सारे यही कह रहे हैं, कहते सर जो चला गया और पता है हमेशा ही जाएगा उसके लिए रोना क्या। मम्मी मिक्सी में चटनी पीसती है, सारी की सारी निकाल लेती है? नहीं निकाल पाती, नहीं निकाल पाती। ब्लेड के अंदर थोड़ी सी रह जाती है, वो तो धुलने में ही निकलती है और वो वेस्ट हो जाती है, वेस्टेज है। तो ये इसका नेचर है, वेस्टेज होगी ही होगी। 10% सामान वेस्ट हुआ उसका गम मत करो, उसको 90% के अंदर इंक्लूड करके 90% को हायर दाम पे बेच दो। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास में मेरी प्रॉफिट मार्जिन है और ये 10% का लॉस हमेशा जो होता है ये मैंने एडजस्ट कर रखा है, उसी के बाद ही मैंने एक सेलिंग प्राइस निकाला होगा ना रिमेनिंग का, और सेलिंग प्राइस मेरे क्वेश्चन में हमेशा मेरे को दिया हुआ होगा, तो इसका मतलब मेरा नॉर्मल लॉस एडजस्टेड है। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। बात समझ में आ गई? बस अपने को करना क्या पड़ेगा, इसने सामान भेजा, दिल्ली से गाड़ी निकली और राजस्थान पहुंची, बीच में कुछ सामान लॉस्ट हो गया, तो जो रिसीव का होगा वो यूनिट कम हो जाएंगे ना, और फिर उसने बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक में और कम हो जाएगा। तो जो हमें क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन करनी है ना, नॉर्मल लॉस के यूनिट, नॉर्मल लॉस के यूनिट, नॉर्मल लॉस के यूनिट, उसमें से माइनस करने, अमाउंट नहीं माइनस करना, नॉर्मल लॉस का अमाउंट माइनस नहीं करना, क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन के अगेंस्ट ऑलरेडी एडजस्टेड। हाँ यूनिट माइनस करने, और वो तो जाहिर सी बात है ना, अगर मैंने यहाँ से सामान भेजा 1000 यूनिट, तेरे पास पहुंचे ही 900 यूनिट है, तो तू कैसे 1000 बेच सकता है? और तूने 900 में से 700 बेच दिए तो 200 ही बचे हुए ना। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ नहीं भाई साहब 300 यूनिट बड़े होने चाहिए आपके पास, आपके पास 300 यूनिट होने चाहिए। आप कह रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हो, नॉर्मल लॉस था वो रास्ते में खराब हो गया था। अच्छा रास्ते में खराब होने वाला हर लॉस नॉर्मल लॉस नहीं होता, एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल लॉस होगा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा नाम से, अपने आप आपको नॉर्मल लॉस नहीं लेना। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ से भेजे गए थे 1000 यूनिट, वहां पहुंचे 900 यूनिट, ये एबनॉर्मल लॉस है, अनलेस एंड अनटिल नॉट स्पेसिफाई। ऐसा ना लिखा गया हो कि ये इसकी नेचर में ही था और ऐसा होता ही था। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। अच्छा देखो धीरे धीरे समझेंगे। मैंने आपसे जर्नल एंट्री अभी तक एक भी बोली है? अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी तक अकाउंट्स पढ़ाया आपको मैं? बिल्कुल नहीं पढ़ाया। अभी तो मैं कहानियां सुना रहा हूँ। फिर मैं आपको कहूंगा ये ट्रांजेक्शन हुई थी, इसकी ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए। अभी ट्रांजेक्शन पे ध्यान दो। जैसे शुरुआत में तुम्हें क्लास 11 में क्या करते थे कि राम ने बिजनेस खोला, बस अच्छा ठीक है, राम प्लांटेड मशीनरी परचेज करके लाया, फिर राम ने गुड्स क्रेडिट पे परचेज की, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कहानियां चलती थी ना आगे, बाद में जनरल एंट्री आई। तो अभी तो कहानियां चल रही है, मजे लो कहानियों के। अब सुनो ध्यान से, अब ना हमारे पास में एबनॉर्मल लॉस हो गए। अच्छा एबनॉर्मल लॉस पढ़ाने से पहले ना मुझे तुम्हारे को एक चीज सिखानी पड़ेगी, ध्यान से सुनना, कृपया ध्यान दें, और जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, और मैं आपको प्रूव करूंगा कि आप सही जवाब देते हो। देखो अच्छा पहले इनका ना नाम भी रख देते हैं। ये जो मिस्टर एक्स थे ना, इनको हम बोलेंगे क्या? कंसाइनर। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आई।
और ये मिस्टर वाई, कंसाइनर आवाज नहीं आई, कंसाइनर। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, ये ओनरशिप किसका है? कंसाइनर का है। तो कंसाइनर एक अकाउंट बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, दोनों ही अपनी बुक्स में बनाएगा। क्या नजर रखने के लिए? कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट या लॉसेस के ऊपर नजर रखने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के ऊपर नजर रखने के लिए, और कंसाइनी अकाउंट भाई किसी को अगर सामान भेज रहे हैं तो उस पर नजर तो रखनी पड़ेगी ना, जैसे मेरी तुम्हारे पे नजर रहती है होमवर्क देने के बाद और टेस्ट वालों की टेस्ट लेने के बाद, है ना, भाग जाते हो फिर तुम लोग टेस्ट में से। तो कंसाइनर और कंसाइनी हमने इनके नाम रख दिए। अच्छा सर ठीक है, अब ना मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे दो तरीके के एक्सपेंस दिखाता हूं तुम्हारे को। ये मिस्टर एक्स ने सामान भेजा था मिस्टर वाई को 1000 गुड्स, 1000 गुड्स, 1000 गुड्स, ठीक है जी। और साथ ही एक्सपेंस किए, ये सामान भेजने में एक्सपेंस किए ₹500। क्या इन 1000 गुड्स पे दिल्ली से मुंबई तक भेजने के ये खर्चे 500 रुपए के एक्सपेंसेस दोबारा होंगे? सर दोबारा होंगे तो नए लॉट पे होंगे, इस पे नहीं होंगे। कंसाइनर ऐसे तो नहीं कहेगा ना, एक बार सामान भेज दिया है फिर भाई वापस इसके बाद भेज दे, चल तेरे को दोबारा घुमा के लाते हैं। वन टाइम चार्जेस होंगे तो फिर ठीक है, पढ़ने लायक है, थोड़ी डाउन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम थैंकफुल टू यू कि आप क्लास में आए हैं फिर भी। अच्छा देखो, हाँ भाई, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या वन टाइम। वन टाइम का मतलब क्या है जी? हैविंग नॉन रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर किसे कहते हैं? जो बार बार होते हैं। तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ इन एक्सपेंसेस को, नॉन रेकरिंग नेचर। हाँ सर ठीक है, आप ही ने बताया। अब मिस्टर वाई ने ना मुंबई स्टेशन पे ये सामान रिसीव किया और ले गया गोडाउन में। ठीक है जी, स्टेशन से गोडाउन में ले गया और फिर इसने ना 200 रुपए खर्च किए गोडाउन तक ले जाने की। बताओ ये कौन से नेचर के हैं? रोज रोज होगा क्या मिस्टर भाई? अपने सामान को गोडाउन से स्टेशन से गोडाउन, यार आज चलते को ना वापस घुमा के लेके आ रहा, नॉन रेकरिंग नेचर के। तो मैं क्या कहता हूं, नॉन रेकरिंग नेचर। अच्छा, अब गोडाउन से ना कस्टमर के पास भेजता है और कुछ एक्सपेंस करता है। कैसे एक्सपेंस करता है? लाइक फ्रेट, अपने पास में एडवर्टीजमेंट, सैंपल, ये खर्चे करता है। क्या ये खर्चे सिर्फ एक बार होते हैं? ये बार बार होते हैं। बार बार क्यों होते हैं? देखो जी, मेरे पास में 1000 लॉट पड़ा हुआ था, उसको बेचने के लिए मैं रोज एडवर्टीजमेंट करता हूँ, सामान को भेजता हूं तो बार बार कभी 2 यूनिट बिकते हैं, कभी 4 यूनिट बिकते हैं, रोज ही फ्रेट का खर्चा होता है। तो ये वाले खर्चे कौन से हैं? गोडाउन से कस्टमर तक लाने के खर्चे कौन से नेचर के हैं? रेकरिंग नेचर के। बार बार होते हैं, ठीक है जी। अब सर जो नॉन रेकरिंग नेचर के खर्चे होते हैं, जो वन टाइम चार्जेस होते हैं, हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था,
प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वन टाइम चार्जेस कोई अगर खर्च हो रहे हैं वो कैपिटलाइज नेचर के होते थे और वो प्लांट की वैल्यू में इंक्लूड हो जाते थे, मानते हो? और जो रिपेयर वगैरह होते थे, मेंटेनेबल एक्सपेंस होते थे, जो डे टू डे लाइफ में होते ही रहेंगे, वो डायरेक्ट P&L में चले जाते थे। तो ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन करते हुए जितने भी नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं, यानी कि वन टाइम चार्जेस, वो प्रोपोर्शनेट उनके यूनिट्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। नहीं सर, नहीं समझ में आया हमारे को, अभी करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, जब ये स्टेटमेंट तुम सुनोगे ना दोबारा से, क्या बोला मैंने ये बोला कि जो नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस की कंप्यूटेशन करने में प्रोपोर्शनेटली उसमें ऐड हो जाती है। जब तुम रिवीजन कर रहे होगे और ये वीडियो दोबारा देख रहे होगे ना, तो तुम्हारे को ये मेरी बात एक सेकंड में समझ में आ जाएगी। अभी तो तुम्हारे को मेरे साथ एग्जांपल के साथ में सीखना हो। चले जी चले, ओके। अच्छा, तो ये बना लो फटाफट से। ऊपर लिखो हेडिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। देखो जी, अब हमें ना एक चीज सीखनी है, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के बारे में तो हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना। अब ये एबनॉर्मल लॉस बेटा होता है दो तरीके का। ये होता है हमारे पास में इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ? रास्ते में एक्स से वाई की तरफ जाते हुए। और ये इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी। जहां यहाँ पे मैं ई लिखूंगा उसका मतलब कंसाइनी है, जहां यहाँ पे मैं ओवर लिखूंगा उसका मतलब कंसाइनी है। ठीक है जी, ओके। तो इन ट्रांजिट अगर हुआ तो इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब एक बात बताना सर, आपने यहाँ पे वर्ड कॉस्ट क्यों लिख दिया? देखो, दो चीजें होती है हमारे पास। एक होता है कॉस्ट। कंसाइनर को पता था ये चीज 10 रुपए की, उसने 10 रुपए में खरीदी थी, तो वो आगे 12 रुपए में भेज रहा था कि 12 में बेचना। अब इंश्योरेंस कंपनी से कंसाइनर क्या कहेगा अगर गुड्स इन ट्रांजिट लॉस्ट हो जाए तो, कि सर मेरा 12 रुपए का माल था या 10 रुपए का माल था? 10 का। अभी पूरे बच्चे नहीं मान रहे इस चीज को, कुछ 12 के ऊपर भी अटके हुए। सोचो अगर इंश्योरेंस कंपनी को मिस्टर एक्स ये कहते हैं कि मेरा 12 रुपए का सामान था, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम 12 रुपए पे लॉन्च कर रहा हूं, तो फिर उसको सामान भेज के बेचने की क्या जरूरत है? इंश्योरेंस कंपनी से ही ले लिया करे, भेजा करे, बीच में डुबोया करे, इंश्योरेंस करवाया करे, और 12 रुपए अगर मिलने लग जाए उसको पूरे, तो कस्टमर को बेचने की क्या जरूरत है? चलाने में 12 रुपए मिल रहे, वो सामान खरीदे, आग लगाए, 12 रुपए कमा नहीं मिलेगा। ये हंसी आई आपको इस चीज में? इस हंसी को दिमाग में सोचना। एग्जाम में भी बच्चे यही गलती करते हैं। इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, उसके ऊपर 12 रुपए ले लेते हैं। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? जो कॉस्ट से आगे जिस पे सेंड किया जाता है, गलती से 12 ले लेते हैं। सर हाउ इज इट पॉसिबल कि हम अपना क्लेम 12 रुपए का, जिस रेट पे कस्टमर से बेच रहे हैं, जिस रेट पे हम कस्टमर को बेच रहे हैं सामान, उस रेट को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी से? वो तो हमेशा कम ही देगी ना। और इंश्योरेंस कंपनी से हम ये कहेंगे मालिक आप हमारी कॉस्ट की रिकवर कर दो, उतना ही बहुत है। बात समझ में आई? तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इसके अंदर मेरे को क्या ऐड करने का है? नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंस बाय कंसाइनर। और कंसाइनर के सारे एक्सपेंस नॉन रेकरिंग नेचर के ही होते हैं, याद रखना। तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा?
और यहां पे लिखना जी प्रोपोर्शनेटली ऑन यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस्ट, यानी कि प्रोपोर्शनेट लेने हैं, ऐड कर देने, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस निकल करके आता है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट निकल के आता है। अभी करके दिखाऊंगा कि कैसे निकलती है। सर यहाँ पे कंसाइनी के खर्चे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर? ये जो यूनिट लॉस हुए हैं इसमें कंसाइनी ने खर्चे कहाँ किए थे, क्योंकि ये तो उसके पास रिसीव होने से पहले ही डूब गए थे, तो कंसाइनी के एक्सपेंस यहाँ नहीं लगेंगे। तो क्या सर फिर गोडाउन वाले केस में लगेंगे? हाँ वहां पे लगेंगे। बात समझ में आई? तो ये एक थे, और अब दूसरे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एड नॉन रेकरिंग नेचर एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर प्लस non-recurring nature expenses by consignee on lost unit, on lost units. ये आ जाएगा मेरा एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं सर कि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कंसाइनी के भी। क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए ऐड कर रहे हैं सर कि हमारे पास में इनका यूनिट्स का लॉस कहाँ हुआ है? गोडाउन में, तो इसको भी ले जाया गया होगा। सर नॉन रेकरिंग और रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस को पहचाने कैसे? कंसाइनर से, ध्यान से सुनना, कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंचने के सारे एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के, और कंसाइनी के स्टेशन से गोडाउन तक पहुंचने के सारे एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। गोडाउन से आगे कस्टमर तक पहुंचने के सारे एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर के। ठीक है, ओके, बना लो इसको।
नोट्स बहुत काम करता है, हाँ नोट्स बढ़ गया है ना, और जो आज सारे नंबर कमाए, वो घर देश ये और ये नॉट जल्दी कम कराएंगे। दोबारा वाली हाँ मेरे पास नए जो डॉक्टर वो वाले भी देखना ठीक है आप लोग हाँ पुलिस वाला भी है बोले ट्रैक्टर का है अब हमारे पास में हमने एबनॉर्मल लॉस को की कंप्यूटेशन कैसे होती है वो देखा, भी एग्जांपल करेंगे इसका। तो लिखना जी अपने पास में मिस्टर एक्स sent 50,000 units at the rate 12 each to Mr. Y. ठीक है जी। Cost per unit was ₹10 each. $100 units, कृपया ध्यान दें, destroyed in transit destroyed in transit क्या कर दिया बंद कर रहा है क्यों अबे चलाया तो चलते हैं कैसे मर जाएंगे चला लो ठंड लगी चला यार मतलब इधर सुनो 100 unit destroyed in transit and 200 units in godown. Mr. Y sold 500 units at the rate 12 each. हाँ जी, हमें कंप्यूट करना है, कंप्यूट एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक if Mr. X receive rupees 700 from insurance company,
expense by consignor or expense by consignee were as follows: freight 500, packing 200, insurance for transit 300, freight to go down to customer, insurance for transit for go down, go down rent सौ 200 300 400 500 गोडाउन रेंट वहां पे लिखा हुआ है 500 नीचे, ये नीचे लिखा हुआ है गोडाउन रेंट 500। ओके एक नहीं रहा, ठीक है जी, क्या कह रहे हो सर, बोलो। सारे कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो गोडाउन से गोडाउन तक का है। गोडाउन तक का है, हाँ, ये इंश्योरेंस फॉर ट्रांजिट ये टिल गोडाउन तक है। अच्छा सुनो, जरा रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नेचर की पहचान बताना, मेरे को तो आता ही नहीं है। नॉन रेकरिंग नेचर, ठीक कह रहा हूं, और ये टू गो डाउन नॉन रेकरिंग नेचर, ये रेकरिंग नेचर, ये गोडाउन रेंट रेकरिंग नेचर, और ट्रांजिट नॉन रेकरिंग नेचर, गोडाउन रेकरिंग नेचर। ये बात समझ में आ गई, कॉपी में लिख लो अपने साथ में। अब ये क्वेश्चन जो है आपने लिख लिया, ठीक है, मेरे को याद नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप मुझे बताते जाना जो जो मैं पूछता रहूं, ठीक है। Computation of abnormal loss in transit की जनाब, सबसे पहले कॉस्ट कितनी थी, कितनी यूनिट ट्रांजिट में, 100 यूनिट्स, कितने की दी है, 10 रुपए की, कितने का हो गया, 1000। अब हम एक्सपेंस ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग नेचर के बाय कंसाइनर। इधर देखो ध्यान से, ये कोई फॉर्मूला नहीं है,
नॉन रेकरिंग नेचर के कितने एक्सपेंसेस किए थे उसने टोटल? 3000 कंसाइनर ने 1000 1000 1000 है 30 गया बाकी फिर 1000 ना, 1000 रुपए उसने 1000 गुड्स पे खर्च किए थे। तो बताओ 100 यूनिट्स पे कितने किए होंगे? यूनिटरी मेथड है, 100 रुपए। क्या कंसाइनिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिख दूं? नहीं सर, क्योंकि कंसाइनी के पास तो ये सामान पहुंचा ही नहीं था। ये 100 यूनिट कंसाइनी के पास पहुंचे थे क्या? नहीं। तो उसने उसके ऊपर खर्चे थोड़ी ना किए होंगे, प्रोपोर्शनेट खर्चे जो हम ले लें। बात समझ में आई? तो हम क्या कह रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस कितने, टोटल इसके अमाउंट कितने हो गए? 1100 रुपए का हमारे को एबनॉर्मल लॉस हो गया इन ट्रांजिट। एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। ओके, चलो ठीक है सर। अब कॉम्प्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। ठीक है जी, गोडाउन वाला निकालना है हमने। देखो जी, कितने यूनिट्स थे? 200 यूनिट्स थे। 10 रुपए का एक था, 2000 रुपए की कॉस्ट हो गई। ठीक है ना? ऐड कर दो इसके अंदर एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर नॉन रेकरिंग नेचर के। कितने थे? 1000 उसने 1000 यूनिट के ऊपर खर्च किए थे। तो बताओ 200 यूनिट्स पे कितने किए होंगे? 200। अब इधर देखो, एड एक्सपेंस बाय नॉन रेकरिंग नेचर के कंसाइनी सर 50,000 यूनिट्स है, सेंड 50,000 यूनिट थे। 200 यूनिट ठीक है, लेकिन भेजे कितने थे? 1000 या 50,000? 50,000। मेरे को लगा 1000 भेजे थे। अच्छा, एक काम करो फिर, वहां पे वो जो 50,000 लिखा है ना, उसको 1000 कर दो। बजाय के मैं ये वर्किंग नोट को काटूं, 50,000 को काट के 1000 कर दो क्वेश्चन। ठीक है ना? अब ठीक हो गया। अच्छा देखो, अब देखो उसने कितने रुपए खर्च किए कंसाइनर कंसाइनी ने नॉन रेकरिंग नेचर के, चेक करके बताओ। 400। अब इधर देखो, 400 रुपए उसने खर्च किए हैं 900 यूनिट्स पे। हैं? 1000 नहीं था क्या? नहीं भाई, 1000 तो उसने भेजे थे, इसके पास पहुंचे कितने थे? 900। तो 900 पे इसने 400 खर्च किए ना, तो बताओ 200 पे कितने किए होंगे? बोलो, नहीं बताओगे? 89 हाँ, 89 89 रुपीज। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया? 2289। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेट एबनॉर्मल लॉस। बोलो, 1100 प्लस 2289 3389। हाँ जी, इतने का दुख था हमारे को, और इंश्योरेंस कंपनी ने मलम लगा दी। कितने रुपए की? 700 रुपए की। तो दुख कम हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस कम हो गया। इंश्योरेंस क्लेम 700 रुपए का था, तो ये एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट।
बोलो सर 2689 2689 इतने का लॉस हम बियर करेंगे और 700 रुपए का लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने बियर कर लिया। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? किसी भाई बहन या माता को पूरे के पूरे पॉइंट के अंदर कहीं पे कोई दिक्कत हो पूछ ले अभी के अभी, वरना जब क्वेश्चन एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे और आपने छतों की तरफ देखा तो छतों में से कोई आंसर नहीं आता। बात समझ में आ गई? अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर लेकिन समझा दूंगा दोबारा। थोड़ा सा तेज बोल। हाँ बेटा, खराब हो चुके थे 100 यूनिट। हाँ ये हाँ टोटल 300 खराब हुए, 200 गोडाउन में हुए थे और 100 ट्रांजिट में ही हो गए। और बोलो जी। देखो मैंने नहीं शुरू किया तुम्हारे का साथ में अभी तक जनरल एंट्री एक भी। हाँ 1000 में 50,000। हाँ क्या कह रहे हो बोलो। क्या तो क्या करें, इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही, अब तू क्वेश्चन चेंज करेगा। बताओ, कह रहा कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई, इस बेचारे के एक्सपेंसेस भी डूब गए, तो तुम क्या कमाना चाह रहा था इससे? अरे यार क्वेश्चन है वो, अगर इसको इससे कम ही रखूंगा। अब एक बात बता, यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना करूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 रुपए का हमारे को क्लेम दे दिया और बाद में हम पार्टी कर रहे हैं। प्रॉफिट्स हो सकते हैं लेकिन बहुत कम समय बाद, बहुत कम केसेस में होते हैं। तो ये सिर्फ इसके साथ भावुक मत हो आप फिगर के साथ में कि सर 700 रुपए का ही क्लेम मिला या तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई बेचारे का, वो सिर्फ उसके लॉसेस कवर किए जा रहे थे और ये एबनॉर्मल लॉस थे। इंश्योरेंस क्लेम हर साल उनका पता होता है उनको कि कितना मिलेगा, मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है, उससे ज्यादा लॉस हो गया था तो उसको उसने कहाँ पे डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपनी बाकी इनकम्स के साथ में इसको एडजस्ट करेगा। मोबाइल देख रहा, बड़ा डीपली देख रहा था ना तो अच्छा हुआ है ऐसे कोई पढ़ाई कैसे कर। क्लोजिंग स्टॉक निकालने सर इसका हटा दो इसको। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, पहले तो मेरे को ये बताओ कितने यूनिट सेंड किए गए थे? 1000। लॉस्ट इन ट्रांजिट हुए 100। लॉस्ट इन गोडाउन हुए 200। सोल्ड कितने हुए 500। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या मेरी बात में किसी भाई बहन या माता को कोई दिक्कत है? बोलो। दो 200 यूनिट्स। अब देखो तुम्हारा टीचर कितना शातिर है, उसने 200 ही यूनिट निकाले हैं क्योंकि उसको फिगर्स में 200 ही थी। अच्छा खैर कोई बात, कोइंसिडेंटली मेरी बात सुनो, इधर ध्यान से सुनना, कृपया ध्यान दें। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ कॉस्ट नहीं इनवॉइस प्राइस। ये कॉस्ट नहीं होता, पहले समझो। इनवॉइस प्राइस, हाँ इनवॉइस प्राइस 12 है। इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे 12।
2400 आ जाएगी। एक्सपेंस 1000 किए थे 1000 गुड्स पे, तो बताओ 200 पे कितने, 200। और 400 किए थे 900 पे, तो बताओ 200 पे कितने, 89। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 2 हाँ 2689। ये मेरा नेट क्लोजिंग स्टॉक। सर आपने इनवॉइस प्राइस प्रॉफिट मार्जिन के साथ क्यों ले लिया, जबकि हमने पढ़ा है कि स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रखा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर लॉसेस एंड डोंट एंजॉय योर प्रॉफिट्स। ठीक है ना, कंजर्वेटिज्म। तो उसके अंदर क्या होता है सर, वो कहते हैं सर प्रॉफिट होंगे अगले साल होंगे, जब होंगे रिकॉर्ड करना, और क्लोजिंग स्टॉक तो अगले साल ही बिकेगा ना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हमें इनवॉइस प्राइस पे भी लिखना होता है और उसको कॉस्ट पे भी लाना होता है। कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम क्या कहते हैं, इसको इनवॉइस प्राइस पे आप लिखो, और बाद में हम आपको बताएंगे कि इसको कॉस्ट प्राइस पे कैसे लाया जाता है। सर जब कॉस्ट प्राइस पे लाना ही है तो इनवॉइस प्राइस पे क्यों लिख रहे हो, विद प्रॉफिट मार्जिन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर है कंसाइनमेंट। और मैं सामान जब भेजता हूँ तो सामने वाले के ऊपर नजर रखता हूँ, और मैंने उसको कितने का सामान बेचने का ऑर्डर किया था, ये प्राइस पे मेरे को लिखना है, ना कि उसकी कॉस्ट कितनी थी। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि सामने वाले के पास 10 रुपए का सामान है, तो वो मैंने उसको 12 पे भेजा है, ये कहाँ दिखाई देगा। तो ये 12 पे सेंड किया गया था, 12 में से बचा हुआ ही स्टॉक है। अब इसकी प्रॉफिट मार्जिन हम अपने घर के अंदर, यानी कि कंसाइनर अपने घर के अंदर क्या करता है, कैंसिल करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, आने वाले समय में आपको पता लगेगा। तो हमें क्या करना है जी, इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इतना, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। और सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस ही क्लोजिंग स्टॉक या एब्नॉर्मल लॉस के केस में जुड़ते हैं। रेकरिंग नेचर के मत जोड़ देना, क्योंकि वो तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और हमारे कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनमेंट अकाउंट में जाते हैं। कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक में क्यों आए, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक का जो बचा हुआ है, इसके ऊपर कंसाइनिंग के एक्सपेंस भी तो लगे थे, क्योंकि ये इसके पास सामान पहुंचा था, उसमें से बचा हुआ। वो तो नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस तो इसमें क्वेश्चन में था ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज का अपना है, इसका अपना है, वही है। एक तो कॉस्ट प्राइस, एक इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस पे ही आता है हमारा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन थोड़ी नहीं। हाँ
बच्चा कह रहा है इनवॉइस प्राइस एक बार बता दो क्या होता है। सुनो जी, पंच पूछने हैं। देखो बेटा, ये मिस्टर एक्स थे और ये मिस्टर वाई थे और ये मिस्टर ए थे। मिस्टर ए कौन थे? सप्लायर थे ऑफ मिस्टर एक्स। तो इन्होंने इनको गुड सप्लाई की थी। तो कॉस्ट टू मिस्टर एक्स कितनी पड़ी थी? ₹10 ईच। लेकिन ये गुड्स आगे ट्रांसफर की गई थी, गुड्स सेंड की गई थी। ठीक है जी, गुड्स सेंड की गई थी। तो कॉस्ट टू मिस्टर वाई, जिसको कि हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं, वो क्या था? ₹12 ईच। तो ये जो ₹12 है ना, ये इनवॉइस प्राइस है और क्लोजिंग स्टॉक को हम इनवॉइस प्राइस पे ही लिखते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो। ठीक है जी, तो इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे और बाद में इसकी प्रॉफिट मार्जिन कैंसिल कर देंगे। वो कैसे करेंगे आने वाले समय में पता लग जाएगा आप लोगों को। तो इनवॉइस प्राइस क्या है? ₹12। इसके अंदर मिस्टर एक्स के ₹2 पर यूनिट के प्रॉफिट छुपे हुए। बात समझ में आई? तो क्या मैं कह सकता हूँ इनवॉइस प्राइस इज नथिंग बट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि अगर 10 का सामान आगे वो 10 में बेच देगा तो उसने तो धर्मार्थ खोला हुआ ना, सोनू सूद बन जाएगा ये तो, है ना? सोनू सूद बन जाएगा ये तो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये तो कोई गुप्ता जी है, अग्रवाल भी है, प्रॉफिट कमाएगा ये। बात समझ में आई? तो हम क्या कह रहे हैं, इस तरीके से इनवॉइस प्राइस उसको कहते हैं जिसपे कि माल सेंड किया जाता है आगे प्रॉफिट मार्जिन के साथ, और क्लोजिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे लिखना है आपने। अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस ही ना दिया हो, सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही दिया हो, जो फिर प्राइस दिया हो, तो हमें उसी अमाउंट पे रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और बोलो जी, किसी का कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो, किसी भी कुछ पूछना है? वाइंड अप कर दूं फिर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी जनरल एंट्रीज लिखेंगे और सिर की अच्छे से चमकी करके आना, मालिश करके आना सिर में ना बादाम के तेल की, उससे चीजें जल्दी अंदर घुसेंगी। ठीक है, हाँ जी, मंडे को टेस्ट किया, फिर क्या करें? चैप्टर कर लेते हैं उसके बाद बढ़े। हाँ? पहले चैप्टर कर लेते हैं। ये तो ऐसे इकट्ठे होते ही जाएंगे फिर टेस्ट। चैप्टर लिखना पड़ेगा। अच्छा, फाइनल में क्या था सर, मैं बार बार हर टेस्ट पे छुट्टी मारूं, उससे बढ़िया एक ही में मार लूंगा। बेटा अगर आप सिर्फ इकट्ठा करते रहोगे और उस चीज को ये सोचते रहोगे कि टीचर ने पढ़ा दिया, हमें हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, क्यों हमने एफर्ट डाले, आप अपने एफर्ट डालेंगे तो ही चीजें पक्की होंगी। ठीक है ना? हाँ, यार नहीं है, मंडे को है तो मंडे को ही, धोखा थोड़ी देना है।